नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेएनयू की क्लासेस चल रही है, उस पर हम बात करेंगे और आज की चर्चा के विषय को समझते हुए एग्ज़ाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे और इसमें हम सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग लीगल सिस्टम यानी कि भारत की न्यायिक व्यवस्था को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेपर है वो आपके एमसीक्यू बेस आएगा, 40 क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस रहेगा। पहले हम इस पार्ट में क्या समझेंगे, थ्योरी को समझेंगे। थ्योरी समझने के बाद 40% ऐसे एमसीक्यू के लेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले थ्योरी को समझते हैं कि इस थ्योरी में क्या-क्या चीज़ें दी हुई है। चलिए पहली बात करेंगे। भारत की न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद जो हाई कोर्ट है और उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी 2 होते हैं, एक दीवानी न्यायालय होता है, एक फौजदारी न्यायालय होता है, सिविल कोर्ट होता है और क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है? अवधारणा में एकीकृत संरचना। एकीकृत संरचना क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई फैसला आया तो उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट से फैसला आया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अवधारणाएँ। भारत में एकल व एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण देश के लिए कानूनों को लागू करने वाली एक न्यायिक श्रृंखला है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, मध्य स्तर पर आपके राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और निचले स्तर पर जिला व अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। जिला व अधीनस्थ न्यायालय करते हैं। देखो जिला न्यायालय जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, वो आपके कौन से केसेस लेता है, दीवानी जो भी मामले होते हैं, उनको लेता है और बाकी अधीनस्थ न्यायालय होता है, ये सेशन कोर्ट होता है, सत्र न्यायाधीश होता है, जो क्रिमिनल मामले जो होते हैं, उनकी सुनवाई करता है। यह व्यवस्था 1935 के भारत सरकार अधिनियम, आपको पता है जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, 1935 में, उसमें ये अवधारणा दी हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं उसमें एक कोड था, संघीय अदालत, संघीय न्यायालय। इसके मोरिच ग्वायर आपके क्या थे, चीफ जस्टिस थे। तो इससे व्यवस्था से काफ़ी हद तक प्रभावित है, 1935 के सिस्टम से प्रभावित है एकीकृत प्रणाली। अगला है संवैधानिक प्रावधान है भाग। सीधी सी बात है, संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो ये अनुच्छेद 147 तक है और भाग 5 में भारत की न्यायिक व्यवस्था कौन सी, केंद्रीय स्तर की, केंद्रीय स्तर की कहाँ पे है सर, तो भाग भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। ये संघ की न्यायपालिका का अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये संघ की आपके क्या है, न्यायपालिका सिस्टम है। और फिर भाग 5 के बाद भाग 6 में उसका सिस्टम है किसका, आपके राज्यों का, हाई कोर्ट का। भारतीय न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र व निष्पक्ष है। संविधान निर्माता ने न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल दिया था और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इसके तहत इसके उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र रहेगी। कार्यपालिका के कार्यों में कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपके कार्यपालिका के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 50 में, और आर्टिकल 50 किससे जुड़ा हुआ है, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करेंगे भारत की न्यायिक व्यवस्था, प्रमुख कार्य और उसकी भूमिका। संविधान का संरक्षक माना जाता है और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है और कानून की निष्पक्ष व्याख्या करता है। कार्य तो ये हो गए। देखो संविधान का संरक्षक कैसे है? न्यायपालिका को ये देखने का अधिकार है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून, कार्यपालिका आदेश संविधान के मूल ढांचे के विपरीत तो नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय संविधान का मूल ढांचा कब आया था, तो हम सब जानते हैं 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का केस का रिजल्ट आया था। उससे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का बेसिक डॉक्ट्रिन प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय संविधान की मूल अवधारणा है, उस मूल अवधारणा के खिलाफ अगर कोई संसद द्वारा बनाया गया कानून जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, नल एंड अवॉइड कर देगी, उसको समाप्त कर देगी, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। दूसरा इसका कार्य है मौलिक अधिकारों का रक्षक। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं।
ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों के हनन पर आप सीधी अपनी रिट पिटीशन जो होती है उसको आप कहाँ डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिट कितनी डाली जाती है हाई कोर्ट की तरफ से 6 और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिट कितनी डाली जाती है 5। आगे हम चर्चा करेंगे रिटों की। कानून के निष्पक्ष विज्ञा, देश के नागरिक राज्य केंद्र के बीच उठने वाले कानूनी विवादों को हल करना। देश के नागरिकों के बीच, राज्यों के बीच, केंद्र के बीच अगर कोई विवाद उठ जाता है तो उसे न्यायपालिका क्या करेगी, हल करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ इसकी स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, सीधी सी बात है, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में इसका क्या किया गया था, प्रतिस्थापन किया गया था और इसको प्रतिपादित किया गया था, स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 को, और इसका उद्घाटन किया था MC शीतलवाड़ ने। शीतल, ये क्या थे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इसने 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के स्थान लिया। हालांकि इसका क्षेत्राधिकार पुराने संघीय न्यायालय तथा प्रिवी काउंसिल कहाँ पे था, तो सर ये लंदन में था। लंदन कहाँ पे, यूके, लंदन, दोनों से व्यापक है, व्यापक यानी कि बहुत बड़ा है। जैसा कि 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना, हालांकि आपको पता होगा कि 1773 में भारत में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसका जो न्याय क्षेत्र था वो कलकत्ता के आसपास था और बाकी अगर कोई रिट पिटीशन डाले तो उसकी भी सुनवाई कर सकता था। हालांकि उसके लिए भी लास्ट अपील कहाँ करनी पड़ती थी, तो लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में ही करनी पड़ती थी। उसके जो आपके पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्प्रे थे, और फिर 1935 में इस न्यायालय को और बड़ा किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और उसके मॉरिस गोयर आपके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसके पहले आपके जो पहले आपके जो चीफ जस्टिस थे वो चीफ जस्टिस H.J. कानिया थे, H.J. कानिया। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या व नियुक्ति। न्यायाधीशों की संख्या मूल संविधान में 1950 में 8+7 थी। देखिए मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8, यानी कि 1+1 क्या आपके मुख्य न्यायाधीश और 7 क्या अन्य न्यायाधीश। वर्तमान संख्या कितनी है, तो आपको पता है 34 संख्या, एक चीफ जस्टिस होगा, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, व्यवहार में नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। एक चीफ जस्टिस होता है और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और सिफारिश पर आधार। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं, तो 5, यानी कि 1+4। एक कौन होगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी ये अदर जस्टिस होंगे। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि भारत में जो शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती थी वो नियुक्ति अलग तरीके से की जाती थी। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1950 में ही भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। हम बात करें तो 1950 से लेकर 1993 तक भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था, संसद करती थी। 1993 में हम कह सकते हैं कि कौन सी प्रणाली आई, कॉलेजियम प्रणाली आई, और तब से लेकर क्या कर रही है, कॉलेजियम प्रणाली भी क्या कर रही है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही है। ये मुझे लगता है कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर न्यायपालिका के लोग ही न्यायपालिका के व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छी व्यवस्था नहीं है, खैर जो भी है चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय अर्हता अनुच्छेद 124(3), अर्हता का मतलब है योग्यताएं। आपको अगर क्या बनना है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है तो उसके, या जस्टिस बनना है तो उसकी क्या योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को, देखो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम, देखिए हाई कोर्ट की बात की गई है, राज्य में हाई कोर्ट होता है, राज्य में हाई कोर्ट होता है, उसमें कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ध्यान रखना, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, जस्टिस रहा हो। तीसरी है, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेता हो, या राष्ट्रपति की नजर में यानी कि बहुत बड़ा विधिवेता है, मतलब कानून का जानकार है। कानून का जानकार भी व्यक्ति डायरेक्ट क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। तो पहली क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है,
हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश हो। तीसरी क्या है, हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में उसने हियरिंग की हो, सुनवाई की हो या फिर काम किया हो, और या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में पारंपरिक विधिवेत्ता हो। साथ ही साथ हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय कार्यकाल और पदच्युति व शर्तें। देखो कार्यकाल तो आपको पता है कितना होता है, 65 वर्ष आयु निर्धारित है। संविधान में निश्चित कार्यकाल तय नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई। 65 वर्ष आयु होनी चाहिए या फिर उस पद पर रहते हुए हम 65 वर्ष की आयु होते ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा, या 6 वर्ष तक अगर वो पद पे रहा तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, पदच्युत कर दिया जाएगा, पद से हट जाएगा। या तो 65 वर्ष की आयु 65 वर्ष की आयु हो गई तो खुद ही निकल जाएगा, या पद पे रहते हुए 6 साल हो गए तो भी वो पद से हट जाएगा। पदच्युति अनुच्छेद 124(4) में है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा बाद आधार केवल सिद्ध कदाचार व असमर्था। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, ये क्या है, हटाने के, पदच्युति का अर्थ है पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है, संसद में वो प्रस्ताव आएगा, जैसा राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग की प्रक्रिया होती है वैसी ही प्रक्रिया होगी, और दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से ये प्रस्ताव कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि 2/3 से ये पारित होना चाहिए। प्रस्ताव अगर पास हो गया तो ही, और अंत में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही वो न्यायाधीश अपने पद से हट जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे 2 कारणों की वजह से ही न्यायाधीश पर क्या लाया जा सकता है, हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ध्यान रखना, दोनों, कदाचार और असमर्थता। कदाचार यानी कि उसका आचरण सही नहीं है, दूसरी बात है असमर्था यानी कि वो समर्थ नहीं था फिर भी व्यक्ति न्यायाधीश बन गया हो, तो इस वेतन। फिर अगला है वेतन और भत्ते। भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की जो संचित निधि होती है वहां पर इसका क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं 2,80,000 आपको पता है किसको दिए जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और 2,50,000 आपको किसको दिए जाते हैं, आपके अन्य न्यायाधीश को। प्रतिबंध, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, यानी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहते हुए व्यक्ति रिटायर्ड हो गया तो वह व्यक्ति कहीं पर भी क्या नहीं कर सकता, हियरिंग नहीं कर सकता, सुनवाई नहीं कर सकता, अदालत में नहीं जा सकता, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, जुडिक्शंस। जुडिक्शंस की बात करेंगे तो इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ कहाँ तक अपनी वकालत कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, कौन कौन से मामले ले सकता है। तो पहला है मूल, मूल कौन सा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 131 में मूल क्षेत्र उसका क्या है, भाई मूल काम आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल कार्य क्या है वो पहले देखा जाएगा। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के शुरू होने वाले विवाद आते हैं। पहला है भारत सरकार केंद्र व एक से अधिक राज्यों के बीच, यानी कि केंद्र का और राज्य के बीच विवाद हो तो उसकी सुनवाई करेगा। एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य और दूसरी तरफ अन्य राज्य, यानी कि एक और राज्य, इसको लेकर भी क्या करेगा, सुनवाई कौन करेगा, देश का सुप्रीम कोर्ट करेगा। और फिर अगला है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कानूनी विवाद, यानी कि स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में अगर विवाद है तो उसको सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, न कि हाई कोर्ट, न कि हाई कोर्ट करेगा। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात है सर्वोच्च न्यायालय में रिट के अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 32। जैसा कि हम जानते हैं ये अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार। देखो सर्वोच्च न्यायालय में पहला ही आपके है कि रिट अधिकार क्षेत्र कौन सा आता है, मूल अधिकार क्षेत्र के बाद रिट अधिकार क्षेत्र कौन सा है, कौन सी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आपको पता है कि जनता, भारत की जनता जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है, तो वो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय मामले के हिसाब से रिट जारी करेगा, रिट पिटीशन जारी करेगा, उसके तहत क्या किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है। तो पहली जो रिट पिटीशन है उसका नाम है बंदी प्रोटेक्शन, जिसे आप बहुत आम भाषा में कहते हो हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ये मामला भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था 1976 में। हेबियस कॉर्पस कौन सा है आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा, आप बताने का प्रयास करें, ठीक है। 1976 का मामला है, आपातकाल के दौरान, ठीक है। हेबियस कॉर्पस वाला मामला कौन सा है, ठीक है, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आप कमेंट करके बताएं। तो पहली है बंदी प्रोटेक्शन, गैर कानूनी हिरासत से मुक्ति। आपातकाल में बहुत से लोगों को बिना किसी कारण के ही जेल में डाल दिया गया था,
उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा मामला आया था। तो यानी कि आपको बिना किसी कारण के जेल में नहीं रखा जाए, उसके लिए आप अगर चले जाते हो तो वापस आके आप क्या करोगे, बंदी प्रत्यक्ष रिट जारी करके आप अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अगली रिट है परमादेश, मैंडेमस। सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देना, यानी कि कोई सरकारी अधिकारी है, वो अपने काम नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा कि आप इस कर्तव्य का अपना पालन करें। फिर है तीसरा प्रतिषेधन। क्या है? प्रतिषेधन, सर्श्योरी, निचली अदालत, प्रोहिबिशन, सॉरी प्रोहिबिशन इसे बोला जाता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। यानी कि सुप्रीम, आपको पता है कि भारत की जो न्यायपालिका वो एकीकृत न्यायपालिका, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो दायरा है उस दायरे के अंदर ही वो सुनवाई करे। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जो मामले हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सुनवाई करना शुरू कर दे। अगर ऐसा करता है, जैसे हाई कोर्ट के दायरे के अंदर के जो मामले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुनवाई करता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो है उस पर हाई कोर्ट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के हैं जो उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे है तो अन्य नहीं कर सकते। अगर अपने दायरे से बाहर जाकर अगर सुनवाई या वकालत करते हैं तो उन पर कौन सी रिट जारी की जाएगी, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोका जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर अगली रिट है उत्प्रेषण, सर्श्योरी, लंबित मामलों को ऊपरी अदालत में स्थानांतरित करना। एक जैसे मामलों को क्या किया जा सकता है, दूसरी या फिर अन्य कोर्ट में क्या किया जा सकता है, उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी कि लंबित मामले काफी लंबे समय से चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। अगर दो एक जैसे मामले हैं तो उनकी सुनवाई एक तरीके से की जाएगी, वही फैसला दोनों मामलों पर लागू होगा। अगली है अधिकार पर्चा, इंग्लिश में मतलब इस रोमन लैंग्वेज में बोलते हैं को वारंटो। को वारंटो का अवैध पद ग्रहण करने हेतु, अगर कोई व्यक्ति उस पद की योग्यता पूरी नहीं करता फिर भी उस सरकारी पद पर आ गया है तो उस व्यक्ति पर कौन सी रिट पिटीशन जारी की जाएगी, तो अधिकार पर्चा रिट जारी की जाएगी। उससे पूछा जाएगा कि आपने अमुक पद किस योग्यता के तहत धारण किया है, आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं देते हो तो आप उस पद से पदच्युत कर दिए जाते हो। अगला है एक और क्षेत्र, पहला क्षेत्र कौन सा होगा, मूल, दूसरा कौन सा, रिट, तीसरा आपके अपीलीय सलाहकार व अन्य अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र क्या है, अनुच्छेद 132 से लेकर 36 के बीच संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों पर अंतिम अपील, विशेष अनुमति याचिका, SLP, स्पेशल लीव पिटिशंस, अनुच्छेद 136 के तहत इसे जारी किया जा सकता है। कोई भी अगर दीवानी या फौजदारी मामला आप पर फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, हाई कोर्ट का हो सकता है, तो आप अंतिम जो पिटीशन डाल सकते हो वो सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे वो क्रिमिनल मामला हो। अंतिम अपीलीय क्षेत्र कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। डायरेक्ट नहीं जा सकते दिवाली और फौजदारी में, सिर्फ मौलिक अधिकारों में जा सकते हैं। सलाहकार अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सलाह मांगने पर यह सलाह बाध्य करनी। ध्यान रखना, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 की तरह राष्ट्रपति सार्वजनिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। और ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है कि वो माने ही माने। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सलाह दी है राष्ट्रपति चाहे तो उसे मान भी सकता है, चाहे तो नहीं भी मान सकता है। और अगर सलाह अगर राष्ट्रपति मांगता है उस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे भी सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। हालांकि 1950 से पहले के मामले हैं तो उन पर सलाह मतलब सलाह देना अनिवार्य है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। अभिलेख न्यायालय 129 में निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रहेंगे, अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। ध्यान रखना, अभिलेख का अर्थ क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन होते हैं। हम बात करते हैं कि उस फैसले में ये बात आई तो उस फैसले पर उस फैसले के जो भी उस फैसले का जो भी फैसला होगा या फिर जो भी नियम होंगे वो सारे फैसलों पर लागू हो सकते हैं, उस जैसे मामले होने चाहिए। तो एक अभिलेखीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अपने आप एक स्वतंत्र होते हैं और माने जाते हैं, एक तरीके से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं मानता है, अवमानना करता है, उसकी नहीं मानता है, तो उस पर दंड देने की शक्ति भी न्यायपालिका के पास है। अभिलेख न्यायालय यानी कि फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं। न्यायिक समीक्षा, जो आपको जानता है, न्यायिक समीक्षा और पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू, तो असंवैधानिक कानून को शून्य घोषित करने की शक्ति है। कौन सा अनुच्छेद 137, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत, 137, SLP 136 और सलाहकारी 143, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 137 में आपके न्यायिक पुनरावलोकन, मैं कई बार पिछली क्लासों में बात कर चुका हूँ। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, संसद कोई ऐसा कानून पारित कर दे जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, संविधान के नियमों के खिलाफ हो, संविधान की प्रकृति के खिलाफ हो, तो उसको जुडिशरी क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। इस शक्ति को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और ये कौन सा अनुच्छेद 137 में है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट्स की। कहाँ पे होते हैं, ये राज्य में होते हैं। कहाँ पे होते हैं,
राज्य में होते हैं। केंद्र का कौन सा है आपके? सुप्रीम कोर्ट। राज्यों का कौन सा? हाई कोर्ट। अवधारणा क्या और संवैधानिक प्रावधान क्या है? मैंने कहा था भाग 6 में है और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है। ये होता है आपके उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 231 के तहत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज यूटी साझा उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बनाकर एक राज्य के लिए दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट क्या कर सकती है? फिक्स कर सकती है। जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा और पंजाब का एक ही क्या है? एक ही आपके हाई कोर्ट है। और आगे बात करेंगे, जैसा कि हम जब जानते हैं गोवा का जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे के अंतर्गत ही आता है। दमन दीव सारे इसमें आते हैं। अंडमान निकोबार का कोलकाता हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो कई ऐसे राज्य हैं जिनका एक संयुक्त, और नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हैं तो कई राज्य मिलकर एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं। अब देखेंगे, ये हो गया आपके अनुच्छेद 231 में दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। और हाई कोर्ट की अवधारणा भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में चर्चा की। इतिहास, सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, और 1866 में इलाहाबाद में ये चौथा बना था। सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, और 1866 में आपकी इलाहाबाद में हुई थी। फिर उच्च न्यायालय संगठन व नियुक्ति, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। अब न्यायाधीशों की संख्या क्या है? राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता अनुसार तय की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या क्या रहेगी? वो किसके अनुसार फिक्स की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता। देखो, हाई कोर्ट्स में जो मेंबर्स होते हैं या फिर न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीशों की हाईएस्ट बेंच होती है एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड होती है फुल बेंच होती है। ठीक है, फुल होती है, वो फुल बेंच होती है। ये सिंगल बेंच, ड्यूल बेंच और ये फुल बेंच, 3 जस्टिस से होते हैं, वो मिलकर फैसला करते हैं। ठीक है, आवश्यकता होगी तो राष्ट्रपति इस पे और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजे और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल के परामर्श से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, राज्य द्वारा सीजे और संबंधित राज्य के राज्यपाल। सीजे कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो राष्ट्रपति करेगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से। और दूसरी सलाह किससे लेगा? राज्य के राज्यपाल से। अगला, योग्यताएं क्या होगी? 217 2 में है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता अनुच्छेद 217 2 में दी गई। भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। न्यायिक पद यानी कि वो वकालत कर चुका हो, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए पारंगत विधिवेता होना यहाँ पर नियम लागू नहीं होता है। ये किस पे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए लागू नहीं होता है। उसके लिए 10 वर्षों तक यहाँ पर न्यायिक पद पे होना चाहिए, या फिर 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में क्या किया होना चाहिए? वकालत की होनी चाहिए। अगला आपके है उच्च न्यायालय कार्यकाल, पदच्युति और अधिकार क्षेत्र। कार्यकाल आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में है 65/6 और इधर है 62। 15वें संशोधन 1960 से बढ़ाकर 62 की गई। कौन से संशोधन से? 15वें से। कब हुआ? 1963 में। कितने से बढ़ाकर? 60 से बढ़ाकर 62 की गई। अब 62 वर्ष का होते ही हाई कोर्ट का न्यायाधीश क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर हो सकता है, या फिर 5 साल वो पद पे रहा हो। रिट अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 226 में है। यह सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 से व्यापक है। व्यापक यानी ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है? 5। हाई कोर्ट कितनी करता है? हाई कोर्ट 6 करता है। छठी जो रिट है वो कौन सी? इंजेक्शन। कौन सी? इंजेक्शन। क्योंकि ये मौलिक व सामान्य कानूनी दोनों अधिकारों के लिए जरूरी होता है। देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो और सामान्य कानूनों के लिए आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर या अनुच्छेद 32 के तहत आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं। पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 227 में है। अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण व नियंत्रण का अधिकार। जो नीचे के न्यायालय हैं वो पूरे नियंत्रण में रहेंगे हाई कोर्ट के। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 अवमानना दंड संगति। अगर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना तो क्या लगेगा? अवमानना लगेगा। हालांकि उसको चैलेंज आप सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं मानता, ठीक है, क्या कर लेगा मेरा हाई कोर्ट, इस तरीके की आप बात नहीं कर सकते। ये अवमानना का आप पर केस चलेगा। फिर है जिला व अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेंट कोर्ट्स। संविधान के भाग 6 में ही है और अध्याय 6 में ही है। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। संरचना वर्गीकरण, जिला व सत्र न्यायाधीश शीर्ष स्तर पर होते हैं।
मैंने कहा ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो प्रकार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो प्रकार, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और सत्र न्यायाधीश सेशन कोर्ट होता है। ये क्या होता है? सेशन कोर्ट होता है। ये क्या करता है? सिविल मामलों की सुनवाई करता है। और ये क्या करता है? क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है। फिर है सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मध्य स्तर का होता है। सिविल जज होते हैं वो मध्य श्रेणी के होते हैं, और ये इधर क्या होंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। इधर एक मुंसिफ अदालत होगी और इधर न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा जो निम्न स्तर पे होगा। सबसे शीर्ष स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय होंगे। ये लगभग उस राज्य का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होता है। सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन सा होता है? सत्र न्यायालय होता है। यहाँ पर व्यक्ति को फांसी भी दी जा सकती है। हालांकि उस पर हाई कोर्ट क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट को सहमत होगा फिर फांसी हो सकती है, लेकिन ये एक समय पर तो सजाए मौत भी दे सकता है। तो ये सारे के सारे तीन हैं, याद रखना, मुंसिफ अदालत, सिविल जज और जिला अदालत। फिर है न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और फिर आपके आता है सत्र न्यायालय। इस तरीके से ये किसके भाग है? जिला व अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद है जिला व सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को जजेस। जिला न्यायाधीश, जिले का सबसे बड़ा न्याय अधिकारी होगा जिला न्यायाधीश। दीवानी मामलों की सुनवाई करने पर, दीवानी मामलों की सुनवाई करना। दीवानी मामले कौन से होते हैं सर? जमीन जमीन जायदाद से संबंधित, संपत्ति उत्तराधिकार संबंधित कोई भी मामले होंगे, परिवार से जुड़े हुए जो भी मामले होंगे, उन मामलों को सॉल्व करेगा कौन? जिला न्यायाधीश करेगा। दीवानी मामले कहलाते हो। फिर सत्र न्यायाधीश आपराधिक क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है। यहाँ पर खून खराबा, चोरी डकैती, लूटमार का अगर कोई मामला है तो मामला कौन सा होगा? आपराधिक होगा, क्रिमिनल होगा। उसके बाद है मृत्युदंड शक्ति, सत्र न्यायाधीश, सेशन कोर्ट। मृत्युदंड का देने का अधिकार है। मैंने कहा ना, मृत्युदंड, सजाए मौत दे सकता है, परंतु इसकी पुष्टि कौन करेगा? हाई कोर्ट करना अनिवार्य, डायरेक्ट नहीं दे सकता, सजा सुना सकता है। उसकी पुष्टि हाई कोर्ट करेगा तो सजाए मौत हो सकती है। नियुक्ति व अर्हताएं, मतलब नियुक्ति कैसे होगी, उसकी योग्यताएं क्या है? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। डिस्ट्रिक्ट में जजों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर। 233। फिर है कम से कम 7 वर्ष तक का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक है। 7 वर्ष एडवोकेट के रूप में अगर वो व्यक्ति कार्य कर चुका है तो ही किसी अदालत का क्या बन सकता है? वो क्या बन सकता है? जस्टिस बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। फिर अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता एक विशाखा गाइडलाइंस जो जारी हुई थी वो इसी केस से संबंधित थी। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य है न्यायपालिका द्वारा अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु अग्रसर भूमिका निभाने से है। क्या होती है न्यायिक सक्रियता? न्यायिक सक्रियता यही है कि कार्यपालिका विधायिका अपने काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, तो न्यायपालिका का एक फर्ज बनता है कि जनता के हितों की सुरक्षा करते हुए उन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को बताया जाए कि आप क्या करो, कि ये कार्य को ऐसे करो या फिर ये कानून इस तरीके से होना चाहिए। तो उनको सलाह या फिर कोई गलत कानून बना दिया उसको खारिज करने की शक्ति होती है, वो न्यायिक सक्रियता होती है। स्वतः संज्ञान लेकर उनकी न्याय को सक्रिय रूप से और आगे बढ़ाएगी। उत्पत्ति सर्वप्रथम 1947 में अमेरिकी पत्रकार आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा प्रयोग किया गया था, और भारत में 1970 के दशक में शुरुआत हुई थी। इसकी सबसे पहले 1947 में शुरुआत हुई। भाई विधायिका कार्यपालिका ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो देश की न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सही रास्ता दिखाएं। शुरुआत अमेरिका में हुई थी। एक पत्रकार था, नाम था आर्थर स्लेसिंगर, उसने की थी, और स्लेसिंगर जूनियर द्वारा यह प्रयोग किया गया था, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। और भारत में 1970 के बाद तो ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगी थी, क्योंकि 1970 के बाद तो कई ऐसे फैसले थे जो इंदिरा गांधी ने धड़ाधड़ क्या किए थे, संविधान में संशोधन किए। तो संविधान में संशोधन इस तरीके से किए जा रहे थे, लोगों को लगा यार कहीं इंदिरा गांधी संविधान को ही खत्म न कर दे। इसलिए 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, ये उसी की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी की जो संविधान संशोधन मतलब एक के बाद एक जो कर रही थी, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि यार एक दिन ऐसा ना आ जाए कि पूरे संविधान को समाप्त कर दें। इसलिए एक बहुत बड़ी धारणा आई थी। हम कह सकते हैं केशवानंद भारती केस ने न हमें जुडिशियल रिव्यू दिया, बल्कि भारतीय संविधान को भी बचाने में उस केस का बहुत बड़ा रोल है। कभी बात होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर लोकहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, बहुत बड़ी फेमस है, आपको पता ही है। इसके आपके चीफ जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ पीआईएल माने जाते हैं, पीएन भगवती जस्टिस हुए, बड़े बड़े अच्छे चीफ जस्टिस में से एक नाम है पीएन भगवती का, पीआईएल। और एक और थे कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, वो भी थे
पीआईएल के फादर ऑफ पीआईएल। फिर अवधारणा क्या होती है पीएल, देखते हैं। अवधारणा, समाज के गरीब असहाय अधिकारों के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति संस्था न्यायालय जा सकती है। भाई कोई गरीब परिवार है, व्यक्ति उसके पास पैसा नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, वह व्यक्ति इस न्याय के लिए अपील नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के बिना पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है और उसको न्याय दिला सकता है। इसे बोलते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका, जन यानी कि जनता के हित में मैंने याचिका दी है, ये अगर उसको न्याय नहीं मिला तो ये जनता के हित में बात नहीं होगी, तो उसको न्याय दिलाने के लिए सारे कार्य किया जाता है। जनक है आपके न्यायमूर्ति पीएन भगवती, मैंने नाम लिया, और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर। ठीक है, दोनों ही बड़े फेमस जज रहे हैं। पीएन भगवती तो आपको पता ही है, 1979 के आसपास क्या बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। उनके बाद वीआर कृष्ण अय्यर बने थे। वीआर कृष्ण अय्यर थोड़े आपको पता है, इन्होंने ही वेकेशन बेंच चलाई थी। वेकेशन बेंच आपको 1975 के आसपास चली थी और उसी में फैसला सुनाया था, और फिर जाके उनको इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। ये वीआर कृष्ण अय्यर थे। उस समय वेकेशन बेंच का जो फैसला सुनाया था वीआर कृष्ण अय्यर थे। बाद में तो एएन रे आते गए थे, अजीत नाथ रे आए थे, और बाद में उन्होंने फैसले को खारिज कर दिया, और बाद में 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो 24 जून को जो फैसला इंदिरा गांधी पे आया था, वो फैसला सुनाने वाले और कोई नहीं थे, ये थे वीआर कृष्ण अय्यर। फिर बात करेंगे पहला मामला। पहला मामला जनहित याचिका कहां से आई, पहला मामला कौन सा था, तो ध्यान रखना, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, कैदियों की रिहाई। मैंने कहा 1979 में पीएन भगवती क्या थे, पीएन भगवती क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के वजह से पीआईएल आई थी, और फिर तो पीआईएल की तो लाइन लग गई थी। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, क्या मामला था, मामला ये था कि कई कैदियों को बिहार की जेलों में उनके सजा पूरी होने के बाद भी रखा गया था। अगर किसी की सजा थी 3 साल, बेचारा 7 साल से बैठा है, कानून का जानकार नहीं, लोगों को पता ही नहीं, और भर भर के बैठे हैं, वही जेल के लोग काम करवा रहे हैं, दबा के काम करवा रहे हैं। तो हुसैन आरा खातून ने उन कैदियों के बिना पर क्या किया, पहला मामला गया, और ये उसका केस लड़ने वाली थी। ध्यान रखना, मदर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है, कपिला हिंगोरानी को, कपिला हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। लोकस स्टैंडर्ड से छूट, केवल पीड़ित के लिए ही कोर्ट जाने का नियम शिथिल किया गया है, केवल पीड़ित के लिए कोर्ट जाने का नियम शिथिल किया गया, उसे बोलते हैं लोकल स्टैंडर्ड में छूट। फिर है लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है, अर्थ है लोगों की अदालत, वैकल्पिक विवाद समाधान। वैकल्पिक विवाद अगर होता है, उसका समाधान क्या किया जाएगा, वो ये लोक अदालत द्वारा किया जाएगा। वैधानिक दर्जा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा इसको क्या दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया है। पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आयोजित की गई। पूछा जाएगा पहली लोक अदालत की शुरुआत कहाँ हुई, तो 1982 में हुई, जूनागढ़ गुजरात में हुई थी। 1987 के अधिनियम से इसको क्या गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका क्षेत्र क्या होगा, कहाँ तक, इसका जुडिक्शन एरिया क्या है, न्यायिक क्षेत्र क्या है, जो क्षेत्र दीवानी मामले एवं समझौता योग्य, कंपाउंडेबल आपराधिक मामले, तो दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकती है। समझौता योग्य मामले हो, उन पे समझौता करवा सकती है, दोनों मामलों के बीच में, दोनों व्यक्तियों के बीच में समझौता करवा सकती है। साथ ही छोटे मोटे आपराधिक मामले होंगे तो उसे लोक अदालत पर सुनवाई की जा सकती है। निर्णय, फैसला अंतिम और बाध्यकारी है। लोक अदालत ने जो फैसला सुना दिया वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर लोक अदालत में फैसला अगर आ गया है तो उसे और आप कहीं अपील नहीं कर सकते। फिर एक ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या होता है, अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लागू, 2 अक्टूबर 2009 को। प्रमुख न्यायाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा है, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श। ध्यान रखना, न्यायाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा होता है, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। राज्य सरकार ही करेगी, लेकिन जो हाई कोर्ट होगा उसके चीफ जस्टिस की सलाह पर करेगी। फिर अगला आपके हैं कार्य प्रणाली। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस पर आधारित साक्ष्य, अधिनियम की कठोरता से मुक्त, अधिनियम की कठोरता से मुक्त है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर, प्रकृति के अनुसार जो नियम लागू होते हैं उसके अनुसार वो फैसले करेगी। प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, मतलब नेचुरल जस्टिस क्या है, नेचर क्या कहता है, जैसे नेचर क्या कहता है कि ढलान में पानी गिराओगे तो पानी नीचे ढलान की ओर जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊंचाई पर जाएगा। कि प्रकृति का नेचर है कि भाई आप ऊंचाई पर पानी गिराओगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, और इसको आप बदल के आप ऊंचाई पर लाने का प्रयास करोगे तो ये नहीं जाएगा। तो प्रकृति के अनुसार जो फैसले हैं उसके अनुसार है।
भाई प्रकृति के अनुसार किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो उसको जीवन जीने का अधिकार है, तो उस जीवन में किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं आनी चाहिए। अपील, दीवानी, जिला न्यायालय, आपराधिक, सत्र न्यायालय 6 सप्ताह में निपटारा। देखो अपील कहाँ की जा सकती है, दीवानी मामला हो कर सकते हैं, जिला न्यायालय में कर सकते हैं, आपराधिक में सत्र न्यायालय में। दीवानी मामला है तो जिला न्यायालय में जाओगे, आपराधिक मामला है सत्र न्यायालय में जाओगे, और 6 माह में क्या हो जाएगा, आपका निपटारा हो जाएगा। फिर अब हम बात करेंगे एग्जाम टॉपिक्स के, हम बात करेंगे इस पेपर में आपको पता 40 एमसीक्यू है, ठीक है, और इसमें हम चर्चा करेंगे 40 क्वेश्चन जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और आपके पेपर में भी यही आएगा। तो उन क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। अभी हमने थ्योरी चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी के लोक अदालत की चर्चा की, ग्राम न्यायालय की भी चर्चा हमने की। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद संघ की न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय वाला आपको पता ही है भाग कौन सा है, तो 124 और भाग 5 बी आंसर सही हो जाएगा। संविधान के भाग 5 के अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। किसकी बात की गई, गठन कैसे होगा न्यायालय का, और फिर शक्तियां कैसे होगी, और क्षेत्राधिकार क्या होगा। फिर है अगला, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की स्वीकृत है? तो आपको पता ही है 1 + 3 3, तो 34 किसमें, सी 2019 के संशोधन के बाद एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्या मिलाकर कुल स्वीकृत 34 संख्या है। ये कहां पे है सर, सुप्रीम कोर्ट में। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु कितनी निर्धारित की गई है? सीधी सी बात है 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि उच्च न्यायालय में ये 62 वर्ष है। सेम चीजें चर्चा कर चुके हैं हम। फिर है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है कॉलेजियम प्रणाली है। कब आई थी कॉलेजियम प्रणाली? 1993 में। हालांकि इस पर बहुत से जजेस केस हो चुके हैं। 1982 में जजेस केस हुआ, 1993 में जजेस केस हुआ, 1999 में जजेस केस हुआ, और फिर 2000 में भी जजेस केस हुए। और इन सारे जजेस केस के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 99वां संविधान संशोधन किया और एक नई प्रक्रिया बनाई, एक नया आयोग बनाया कि उसके तहत क्या होगा, संसद के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। हालांकि उस 99वें संविधान संशोधन को ही बाद में जाके खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और फिर वापस कौन सी प्रणाली लागू हुई? कॉलेजियम प्रणाली हुई। कॉलेजियम प्रणाली में कितने सदस्य होते हैं? 1+4, 1+4 होते हैं, और उसकी सलाह पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और आपको पता है सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर है कॉलेजियम की सलाह पर अनुच्छेद कौन से में, ये ध्यान रखना 124(2) के अनुसार है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, और व्यवहारिक रूप में सीजीआई प्लस वर्ष 4 वर्ष तक नियुक्त वाले कॉलेजियम की सिफारिश पर आधारित होती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सीधे अपीलीय में आता है, प्रारंभिक में आता है, परामर्श में आता है, पुनरीक्षण में आता है। तो ये आपको पता है किस में आता है? प्रारंभिक में आता है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। प्रारंभिक मूल अधिकार क्षेत्र है भाई, 2 राज्यों के बीच का मामला है, 2 राज्यों के बीच का मामला कौन सुनवाई करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, हाई कोर्ट तो करेगा नहीं। तो ये मूल अधिकार क्षेत्र है, प्रारंभिक है। प्रारंभिक यानी शुरुआती क्षेत्र, मूल यानी कि यही जो मुख्य रूप से वो क्या कार्य करेगा वो। अगला है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है? तो आपको पता अनुच्छेद 32, यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट रिट कितनी जारी करता है? 6, और सुप्रीम कोर्ट कितनी करता है? 5। फिर संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बिल्कुल क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और स्वतंत्र रहने का अनुच्छेद किस में बात की गई है? अनुच्छेद 129 में बात की गई है कि ये रिकॉर्ड रहेंगे मामले। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? 143। हालांकि मैंने कहा था राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना बाध्यकारी नहीं है, और सलाह देने पर राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि 1950 से पहले के मामले अगर है, उस पर अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह देने के लिए बाध्य है।
उपयुक्त तहत राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई केवल सलाहकारी होती है, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। कई मामले गए हैं ऐसे, 15 से 20 मामले ऐसे गए हैं जिन पे हुआ। 1974 का राष्ट्रपति का चुनाव था, उस समय भी ये मामला गया था, तो कई ऐसे मामले रहे। 1959 का केरल शिक्षा बिल भी मामला गया था, सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित मामला गया था। कई ऐसे मामले गए हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध रहे हैं मामले। बेरूबाड़ी का मामला भी जो था वो भी सलाहकारी के तहत गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने का मुख्य आधार क्या है? तो आपको पता ही है क्या होगा, एक होगा कदाचार, दूसरा होगा असमर्थता। दो अपराधों पर ही आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा सकते हो। अनुच्छेद 124(4) में है सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिस बिहेवियर्स, ठीक है, बिहेवियर प्रूव्ड यानी कि साबित हो गया है कि उसने मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, और यह असमर्थता इनकैपेसिटी के आधार पर ही संसद के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। फिर आएगा विशेष अनुमानित याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? स्पेशल लीव पिटीशन का प्रावधान किस में है? तो आपको बताइए अनुच्छेद 136 में है। और फिर आपके पीआईएल किस में है? पीआईएल क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से भारत किसी भी न्यायालय, सशस्त्र बल न्यायालय को छोड़कर के फैसले के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति देने का अधिकार देता है। देखिए, एसएलपी दायर कब होती है? अगर आपको हाई कोर्ट से कोई फैसला सुना दिया गया, हाई कोर्ट में फैसला सुनाने के बाद आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तो आप स्पेशल लीव पिटीशन डालेंगे, यानी कि छोड़ने के लिए, उस सजा से कम करने के लिए या फिर सजा में परिवर्तन करने के लिए आप स्पेशल 136 के तहत डाली जाती है। अपने विवेक से भारत के किसी भी न्यायालय में अपने विवेक से भारत के किसी भी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। भारत के किसी भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हालांकि सशस्त्र बल जो सैनिक कोर्ट है, ठीक है, वहां पर आपके फैसले को उनके फैसले को छोड़ के जो मिलिट्री कोर्ट है, मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोर्ट मार्शल कर दिया तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर अगला, भारत में एकल व एकीकृत न्यायिक व्यवस्था किस अधिनियम में सर्वाधिक प्रभावित है? यानी कि एकल न्यायपालिका भारत के किस, तो मैंने आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये लाया गया था 1935 में। इसमें आपको पता संघीय अदालत की न्याय थी। भारत में भारत का 70%, भारतीय संविधान का 70% हिस्सा किस अधिनियम से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से है? 1935 से। 1935 सेकंड लास्ट अधिनियम। 1947 में तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1935 में आपके आया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे पहले आया था साइमन कमीशन, आने का विचार था, लेकिन साइमन कमीशन का हमने विरोध किया तो साइमन कमीशन को हमने रद्द कर दिया। उससे पहले आया था 1919 का, जिसे आप क्या बोलते हो, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, सुधार अधिनियम भी कहते हैं। उससे पहले 1909 में आया था, जिसे मुस्लिम लीग में मुसलमानों को क्या दे दिया गया था? पृथक न्याय, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, 1909 में दिया गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया था। 1909 के बाद 1909 उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909, 1919, 1935, 1947। हालांकि 1909 से पहले 1893 में आया था। ऐसे बहुत से आए थे, इससे पहले चार्टर एक्ट आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट आए थे, वो थे कंपनी के, और इससे पहले बाद में ब्रिटिश क्राउन लेके आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। फिर अगला, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? पहला ही आपको आ चुका है 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय मैंने आपको बताया था किसने किया था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC शीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी थे, उन्होंने किया था। 1950 को प्रारंभ किया। इसने पुराने भारत के संघीय न्यायालय की जगह स्थान लिया था। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। फिर अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के किसी भी न्यायालय में बाध्यकारी होता, न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है? तो अनुच्छेद 141। संविधान के किस अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई नियम बनाया तो पूरे भारत के सभी अदालतों पर लागू होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 141 कहता है। संपूर्ण भारत क्षेत्र के सभी अदालतों पर लागू होगा और बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाध्यकारी होता है। फिर संविधान का कौन सा भाग व अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है तो भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231। ये कौन से में है? तो 214 ये था बी। भाग 6 का अध्याय 5 उच्च न्यायालयों का संगठन,
कैसे बनेगा, अधिकार क्षेत्र क्या होगा और शक्तियां क्या होगा, ये उल्लेख करता है। भाग 6 में राज्यों के लिए, भाग 5 में केंद्र के लिए। भारत में सबसे पहले 1862 में किन 3 स्थानों पर, मैंने आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों की थी, एक तो आपके बॉम्बे, फिर आपको पता है बंगाल, और फिर मद्रास, इन तीनों जगह पे। तो कहाँ है ये दिए हुए, बॉम्बे में आपको, बॉम्बे में, बंगाल में आपके कलकत्ता में, और मद्रास में ही हुआ था। कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास। भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम 1862 में कलकत्ता, 1861 में आया था अधिनियम। देखिए 1861 में अधिनियम आया था, कब आया था, 1858 में आया था, तुरंत 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद वो अधिनियम लाए थे, वापस क्रांति को सही क्या है भाई, जो विद्रोही है उनको कैसे सेटलमेंट किया जाए, और 2-3 साल रुककर फिर वापस व्यवस्था बनाई गई, और 1861 में अधिनियम लेके आए थे अंग्रेज, और फिर लंबे समय तक शासन किया था। तो ये तीनों जगह पर। फिर अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है। देखो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सेवानिवृत्ति 62 वर्ष, उधर 65 वर्ष, इधर 5, उधर 65, 6, ये कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट की, ये हाई कोर्ट की। इधर देख लो 62, 15वें संविधान संशोधन से 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की। ध्यान रखना कौन सा संशोधन, 15वां संशोधन। कब किया गया, 1963 में। पहले कितनी थी, 60, कितनी की गई, 62, किसकी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार क्षेत्र किसके पास है, तो संबंधित राज्य भारत के राष्ट्रपति के पास। मैंने कहा ना कितनी बेंच होती है, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं हाईकोर्ट में, 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन उससे ज्यादा या कम करना है तो कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति की आवश्यकता अनुसार तय की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, देखो उच्च न्यायालय तो राज्यपाल दिलाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल। और चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई को कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। फिर उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र 226 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 32 से किस प्रकार भिन्न है, तो ध्यान रखना उच्च न्यायालय का रिट अधिकार से दायरा अधिक व्यापक है। व्यापक इसलिए है, ये कहाँ पे है, कुछ सर्वोच्च न्यायालय का दायरा अधिक व्यापक है, नहीं है। उच्च न्यायालय का रिट दायरा अधिक व्यापक है क्योंकि ये कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों पर तो करेगा ही करेगा, कानूनी अधिकारों पर भी कर सकता है। तो लीगल राइट्स भी कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स पे भी कर सकता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट की रिट याचिका, उधर तो सुप्रीम कोर्ट की तो 5 है, लेकिन हाई कोर्ट की कितनी है, हाई कोर्ट तो 6 है रिट। मैंने बताई थी इंजेक्शन। 2 या 2 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है, सॉरी संसद को प्राप्त है। संसद कानून बनाकर, ध्यान रखना, माफ कीजिएगा, संसद कानून बनाकर क्या करेगी, एक क्या है कि एक ही हाई कोर्ट को 2 राज्यों के लिए क्या कर सकती है, संयुक्त कर सकती है, या यूटीज के लिए कर सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्त की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 227 के तहत, अनुच्छेद 200, संविधान के किस अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति दी गई है, यानी कि ऊपर का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के फैसलों को, उच्च न्यायालय के फैसलों को पूरे अधीनस्थ न्यायालय मानेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे न्यायालय मानेंगे। ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 237 के तहत दी गई है, 237 नहीं, 227 के तहत दी गई। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक एवं न्यायिक पर्यवेक्षण का अधिकार देता है। प्रशासनिक यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हाईकोर्ट बनाएगा उसके अनुसार चलेंगे और वो नियंत्रण में रहेंगे, कौन से, अधीनस्थ न्यायालय। फिर जिला न्यायाधीशों को, डिस्ट्रिक्ट जजेस को नियुक्ति पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है, जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय परामर्श द्वारा। देखो संबंधित उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होगा, उच्च न्यायालय से परामर्श द्वारा राज्यपाल द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले में जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद कौन करता है, राज्यपाल करता है। ध्यान रखना अनुच्छेद 233 में बात लिखी हुई। फिर जिला सत्र न्यायाधीश जब आपराधिक फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करता है तब उसे किस नाम से जाना जाता है, सत्र न्यायाधीश, सेशन कोर्ट। किस मामलों की सुनवाई करेगा, जिला अदालत जब सुनवाई कर रही है आपराधिक मामलों की तब उसे बोलते हैं सेशन कोर्ट, अगर वो कर रही है दीवानी मामलों की तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई मृत्युदंड कैपिटल पनिशमेंट की सजा कब तक लागू नहीं होगी? तब तक आपको पता उच्च न्यायालय की उसकी पुष्टि न करे, जब तक उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि न करे, कंफर्मेशन न दे, तब तक नहीं होगा। जिला न्यायालय पद पर सीधी नियुक्ति हेतु किसी वकील अधिवक्ता के पास कम से कम कितने वर्षों का वकालत का? देखो जिला वाली है, कौन सी है? जिला न्यायाधीश, और जिला न्यायाधीश में आपके 7 वर्ष है। 233 अनुच्छेद में ये बात की गई, कम से कम 7 वर्ष होने चाहिए, और बाकी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10-10 वर्ष की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ट्रांसफर किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, यानी कि एक हाई कोर्ट का दूसरे हाई कोर्ट में क्या करना है? आपको परिवर्तन करना है या ट्रांसफर करना है, तो अनुच्छेद कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 222 के तहत। यानी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण, एक न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे हाईकोर्ट में कैसे किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 222 के तहत कर सकते हैं। और कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उसे क्या कर सकता है? ट्रांसफर। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का सर्वप्रथम 1947 में किस देश के पत्रकार द्वारा? अमेरिका। पत्रकार का नाम याद रखना, ऑर्थर श्लेसिंगर यूनियन 1947 है। एक पत्रिका लेख में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, यूएसए से संबंधित। फिर भारत में लोक हित याचिका पीआईएल का जनक किस न्यायमूर्ति को माना जाता है? पीएन भगवती और वीआर कृष्ण अय्यर। पीएन भगवती, वीआर कृष्ण अय्यर 1970-80 के दशक में न्याय और किसने पीआईएल की शुरुआत की थी। फिर लोक हित याचिका पीआईएल के संदर्भ में किस पारंपरिक कानूनी सिद्धांत नियम को शिथिल या ढीला किया गया है? तो लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई, पीड़ित व्यक्ति का ही न्यायालय जाना, पीड़ित व्यक्ति ही क्या कर सकता है? न्यायालय जा सकता है। तो लोकहित याचिका के संदर्भ में किस पारंपरिक कानूनी सिद्धांत को शिथिल या ढीला किया गया है? पीड़ित व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। तो पीड़ित व्यक्ति अगर न्यायालय जाएगा तो ना जा सकता। लोकल स्टैंडाई के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट जा सकता था, लेकिन पीआईएल में तीसरे पक्ष या समाज में हितैषी को पीड़ित की ओर से याचिका लगाने की छूट दी गई है। तो पीआईएल में किसको थोड़ा सा कमजोर किया गया कि भाई नहीं, उससे पहले क्या होता था? जिसकी जिसकी दिक्कत है वही कोर्ट में जाए, लेकिन ये आया कानून कौन सा? लोकल स्टैंडाई। पीआईएल जब आई तो लोकल स्टैंडाई से छूट मिली। अब कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं जाए, पीड़ित व्यक्ति का कोई व्यक्ति वहां पर कोर्ट में चला जाए तो उसकी भी बात सुनी जाएगी। ये यहाँ पर पीआईएल का फायदा है। भारत में पहला प्रसिद्ध पीआईएल कौन सा मामला था? जेल में बंद कैदियों से संबंधित था। आपको बताइए, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, इनकी सुनवाई किसने की थी? कपिला हिंगोरानी ने। मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है, फादर ऑफ पीआईएल पीएन भगवती कहा जाता है, कृष्ण अय्यर को कहा जाता है। ये बिहार का मामला था। इस ऐतिहासिक मामले के बाद बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। फिर लोक अदालतों को वैधानिक कानूनी दर्जा किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है? लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये बड़ा लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लोकल अदालत जो लोक अदालत हैं उनको क्या किया गया है? एक वैधानिक दर्जा दिया गया है, कानूनी दर्जा दिया गया है। 1987 की अधिनियम की धारा कौन सी है? 19 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत में पहली लोक अदालत का प्रयोग 1982 में किस राज्य में किया गया था? तो गुजरात। जूनागढ़ 14 मार्च 1982 पहली बार औपचारिक लोक अदालत की आयोजित हुई थी। फिर लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले निर्णय के खिलाफ किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये डी सही होगा। लोक अदालत के फैसले की अपील नहीं कर सकते। लोक अदालत का फैसला आपसी समझौते पर आधारित होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाता है। इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत के फैसले कोई अपील किया। ग्राम न्यायालय अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। तो ये 2008 को ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पास हुआ और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2009 को यह प्रभाव हुआ। वैसे आपको पता है गांधी जी का तो ज्यादा जो कह सकते हैं कि गांधी जी ज्यादातर को व्यवस्था को समर्थन करते, तो ग्रामीण व्यवस्था को संबोधित करते समर्थन करते थे। चाहते थे कि जो शासन है, प्रशासन है, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और गांव से ही क्या होना चाहिए? शासन को शुरू होना चाहिए। बाकी सारे चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है और उनकी नियुक्ति किसके आधार? ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी क्या कहा जाता है? तो न्याय अधिकारी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाती है। तो ग्राम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होगा वो क्या होगा? न्याय अधिकारी। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय कहेगा वो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति करेगा।
ग्राम न्यायालय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ग्राम न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस है उसके आधार पर क्या करेगा वो ग्राम न्यायालय क्या करेगा, उसकी सुनवाई करेगा। नेचर क्या कहता है, वास्तव में क्या सही होना चाहिए, लोग ज्यादा किसके समर्थन में है तो वो सही है कि नहीं है, नेचुरल जस्टिस को देखा जाएगा, प्राकृतिक न्याय को देखकर ही गांव के जो लोग होंगे या ग्राम न्यायालय होगा, न्यायाधिकारी होगा, वो फैसला करेगा। फिर यदि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की नीतिगत मामलों में अत्यधिक अनुचित हस्तक्षेप करने में लगे तो इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक अति सक्रियता। यदि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका नीतिगत मामलों में अत्यधिक अनुचित हस्तक्षेप करने लगे तो इसे क्या कहा? न्यायिक अति सक्रियता, जुडिशियल ओवररीच। अगर न्यायपालिका बहुत ज्यादा विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में टांग अड़ा रही है, हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? जुडिशियल एक्टिविज्म? नो, इसे कहा जाएगा जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अति सक्रियता, बहुत ज्यादा आप टांग अड़ा रहे हो। फिर है लोक अदालत में किस प्रकार के मामलों को निपटारा किया जाता है? तो लोक अदालत में दीवानी और समनीय समझौता योग्य अधिकारी मामलों का किया जाता है। तो दीवानी मामले माने जमीन विवाद से एवं समनीय समझौता योग्य जो मामले होंगे और या आपराधिक मामले होंगे उन पर, आपराधिक मामला अगर समझौता हो जाता है तो उसकी सुनवाई कर सकता है कौन? लोक अदालत। फिर है ग्राम न्यायालय के दीवानी मामलों में फैसले के खिलाफ अपील किस न्यायालय में की जाती है? तो जिला न्यायालय में की जाती है। कहां पे की जाती है? जिला न्यायालय। ग्राम न्यायालय के दीवानी मामलों के फैसले के खिलाफ तो अपील। फिर आपके है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड देता है? तो आपको पता 39A होगा। ठीक है, ये आपको 42 संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये आपको पता है 1976 के दौरान आपातकाल देश में लागू था, उसके दौरान ही क्या था, लगभग 42 संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग एक बोरा भर के क्या किया था, संविधान संशोधन किया था। अनुच्छेद 39A के तहत राज्य गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। गरीब और असहाय और कमजोर लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? मुफ्त ये शिक्षा या फिर ये कानूनी सहायता दी जा सकती है। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। आप इस क्लास को बी फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास है एमसीक्यू बेस्ड थी, हमने इसमें थ्योरी को भी चर्चा की और थ्योरी के बाद 40 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन थे उन पर चर्चा की और उनको सोल्व करने का प्रयास किया। पूरा विश्वास है, उम्मीद की जा रही है कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक थे और अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपका इस एग्जाम में अच्छे से अंकों से उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इसी मनोकामना के साथ आपने इतना समय दिया, कोई भी शक या सवाल हो तो आप कमेंट में इसे पूछें। हालांकि मैंने आपको एक केस पूछा था 1976 का हेबियस कॉर्पस का जो रिट थी उस पर कौन सा मामला था, आप उसको कमेंट करके लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।